हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड क्लास 11th के टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका सेक्शन सी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। साथ में मॉडल सेट 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और जो भी पीडीएफ है सॉल्यूशन का तो वो मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एक मेरा एप्लीकेशन है एमए क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसको पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ पीडीएफ कहाँ पर है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर स्टोर मिलेगा, स्टोर पर क्लिक करेंगे तो स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोर्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मॉडल सेट क्लास 11th जैक बोर्ड मैथमेटिक्स का। ये 20 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी तरीके से वहाँ एप्लीकेशन में पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ये कोर्स आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कंटेंट में ये पीडीएफ है मॉडल सेट 1 का, मॉडल सेट 2 का, मॉडल सेट 3 का। मान लीजिए मॉडल सेट 1 की बात करें तो मॉडल सेट 1 का ये आपको कंप्लीट जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ से। और मैं यहाँ पर तो बता ही रहा हूँ, सॉल्यूशन समझा ही रहा हूँ, और पीडीएफ जो है वो आप मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहला सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन इक्वल दिया हुआ है, NC9 और NC8। क्या करना है अब? फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17। तो ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे और n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे बनाएंगे इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर NC9 और NC8 दिया हुआ है इक्वल। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, जरा इस फॉर्मूला को समझिए। अगर NCX और NCY दोनों बराबर हो तो या तो x और y इक्वल होता है या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n होता है। ये एक फॉर्मूला है कि NCX इक्वल टू अगर NCY हो तो निश्चित रूप से या तो x इक्वल टू y हो जाएगा, या तो x y इक्वल होगा, या अगर ये इक्वल नहीं हुआ तब वैसे केस में x और y दोनों का सम किसके बराबर आएगा? n के बराबर। तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए NC9 और NC8 इक्वल है, ये 9 और ये 8 तो इक्वल नहीं है। जब ये दोनों नहीं इक्वल है तब क्या होगा वैसे केस में? n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 8। अगर ये दोनों इक्वल होता है तब तो उसी को लिख जाते हैं, लेकिन ये इक्वल है नहीं तो हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू 9 प्लस 8। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 8, यानी कि ये 9 और 8 दोनों का सम हो गया 17। n का वैल्यू निकल गया। अब निकालना क्या है? NC17 का वैल्यू निकालना है। NC17 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। NC17 n की जगह निकल चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं n का वैल्यू 17 निकला है, n की जगह 17 पुट कर दीजिए। और कॉम्बिनेशन में एक रूल होता है, अगर ऊपर और नीचे वाला नंबर सेम हो तो उस कॉम्बिनेशन का वैल्यू 1 होता है, NCN का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए ये ऊपर और नीचे सेम है तो इसीलिए इसका डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं 1, यही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको बना लिए। कैसे बनाएं? ये दो कॉम्बिनेशन इक्वल था, इससे हम लोग n का वैल्यू निकाल लिए और n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, उससे हम लोग फिर उस कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकाल लिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक सीक्वेंस एंड सीरीज से है कि फाइंड फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 इंटू 5 टू द पावर n+1। यहाँ एक सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है। अब इस सीक्वेंस का फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वी हैव nth टर्म जो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग लिख गए। ये जो आप nth टर्म देख रहे हैं वही nth टर्म मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब दो टर्म लिखना है, शुरू वाला दो टर्म लिखना है। तो n के जगह 1 पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। n के जगह 2 पुट कर देंगे, सेकंड टर्म निकल जाएगा। बस वही करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पुटिंग n इक्वल टू 1, यहाँ n के जगह 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या होगा? a1 इक्वल टू इधर भी n के जगह 1 पुट कर दीजिए तो -1 का पावर 1 -1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का पावर 1 + 1 हो जाएगा। -1 का पावर ये तो 0 हो जाएगा और 5 का पावर 2 हो गया। -1 का पावर 0 और 5 का पावर 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 स्क्वायर मीन्स 25 और ये इसका वैल्यू किसी भी नंबर का पावर 0 करने पर 1 होता है। अगर नॉन जीरो नंबर है उसका पावर 0 करेंगे तो 1। तो ये 1 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, मतलब 25 हो गया आंसर। तो फर्स्ट टर्म निकल गया, a1 निकल गया। a1 का वैल्यू कितना निकला है? 25 निकला है।
अब सेकेंड टर्म निकालते हैं। देखिए सेकेंड टर्म क्या होगा, n के जगह 2 पुट करते हैं, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। इधर भी n की जगह 2 पुट कर दीजिए तो a2 इक्वल टू n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, a2 इक्वल टू -1 का पावर 2 - 1 और यहाँ पर भी 2 + 1 हो जाएगा। तो -1 का पावर 1 हो गया, देखिए -1 का पावर 1 और 5 का पावर 3 हो गया। -1 का पावर 1 मतलब -1 हो जाएगा और 5 का पावर 3 मतलब 125, तो -125 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर 25, एक 25 आया, दूसरा आया 125, सॉरी -125, तो ये 2 टर्म निकल गया, शुरू वाला 2 टर्म निकल गया इस सीक्वेंस का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इफ 2 lines L1 and L2 are perpendicular to each other and slope of line L1 is 2, then find the slope of line L2। 2 लाइन है यहाँ पर, 2 लाइन कैसा है, मान लीजिए एक लाइन L1 है, ये सपोज कीजिए एक लाइन है L1 और एक दूसरा लाइन जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं L2 लाइन है। तो L2 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, कहता है कि इफ 2 lines L1 and L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, एंड द स्लोप ऑफ लाइन L1 इज, इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप हम लोग को पता है, इसका स्लोप को m से डिनोट करते हैं, स्लोप है 2, तो देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L2, इस लाइन का स्लोप निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। समझिए कैसे हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले सिंस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू होगा -1, ये फॉर्मूला होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाता है अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो। अब देखिए लाइन L1 का स्लोप दिया हुआ है, लाइन L1 का स्लोप कितना है, 2 दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 की जगह आप 2 लिख दीजिए, 2 और इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2 रहने दीजिए, इक्वल टू है यहाँ पर -1। अब 2 को आप इधर डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन L2 निकल गया, कितना आ जाएगा, -1/2, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर रहे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो भी एक्यूट एंगल पता करना है। समझिए कैसे हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। सॉल्यूशन इसका देखिए, सबसे पहले तो 2 पॉइंट जो दिया हुआ है, मान लेते हैं एक पॉइंट का नाम दे देते हैं A और दूसरा पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग B। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए B। तो A और B ये 2 पॉइंट हो गया। A का कोऑर्डिनेट है 3 - 1, B का कोऑर्डिनेट है 4 - 2, दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। अब कहता है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो जो लाइन बनेगा, जैसे देखिए दोनों को मिला दिए तो ये लाइन बना। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल पता करना है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये लाइन जो है, अब एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनाता है वो पता करना है। एक्यूट एंगल मीन्स क्या हो गया, देखिए एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये एंगल बनाया थीटा, और इधर से एंगल बना रहा है ये, मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल जो है वो अल्फा बनाया। तो हम लोग को एक्यूट एंगल पता करना है। अब इधर भी तो एक्यूट एंगल बना सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, इधर भी हो जाता। अब इधर ये ऑब्ट्यूज क्यों बनाया है, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 डिग्री से अधिक जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज अधिक कोण, और जो 90 डिग्री से कम होता है वो एक्यूट यानी कि न्यून कोण। तो ये न्यून कोण पता करना है कि एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ न्यून कोण बना रहा है, तो कितना न्यून कोण बना रहा है, एक्यूट एंगल कितना बना रहा है। अब इधर हम लोग क्यों नहीं बनाए, मैं बताऊंगा, अभी कारण बताऊंगा कि इधर ही एक्यूट एंगल कैसे बनाए हैं, क्या कारण है। देखिए अब इसको बनाते कैसे हैं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, ये 2 पॉइंट का नाम दे दिए हैं A और B, तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका x1 y1
पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, y2 है -2 और y1 है -1, तो ये दोनों का डिफरेंस y2 -y1, देखिए -2 और -1 का डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय x2 -x1, तो x2 है 4 और x1 है 3, 4 -3। अब क्या होगा, ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो ये -1 और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1, इसका मतलब ये क्या आया, -1, स्लॉप निकल गया। अब देखिए ये स्लॉप जो है वो होता क्या है, देखिए लेट द गिवन लाइन मेक्स एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस का उसके साथ एंगल कितना बनाया है, थीटा एंगल बनाया, मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाया, तो tan थीटा को ही स्लॉप कहते हैं। देन स्लॉप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा, अगर जितना एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाता है उसी में 10 लगा देंगे तो इस लाइन का स्लॉप कहलाता है। तो लाइन का स्लॉप कितना हो गया, tan थीटा, और यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से स्लॉप निकालें, स्लॉप ऑफ लाइन ए बी का ही स्लॉप निकाले, ये कितना निकला है, -1, ये भी ए बी का स्लॉप है, ये भी ए बी का स्लॉप है, क्योंकि ये ए बी जो लाइन है वो एंगल थीटा बनाया तो tan थीटा इसका स्लॉप हो गया, और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग स्लॉप निकाल लिया -1, तो दोनों तो इसी लाइन का स्लॉप है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1, tan थीटा इक्वल टू -1। अब थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन से एंगल का टेंजेंट होता है -1, अब सोचिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल याद रखना पड़ेगा, तो थीटा इक्वल टू होगा 135 डिग्री, कम से कम 0 से 180 डिग्री तक सभी का वैल्यू आपको हर हालत में याद होना चाहिए। ऐसे तो 360 तक अगर याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 180 तक जरूर याद रखिए। तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि 135 डिग्री का वैल्यू -1 होता है टेंजेंट में, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, इसीलिए देख रहे हैं 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाया है, इसीलिए हम लोग ऐसा बनाया है, यहाँ पर ये लाइन ऐसा बनाया, ऐसा नहीं बनाया, ये एंगल थीटा 135 डिग्री है ना, तो थीटा 135 डिग्री है, तो ये न्यून कोण नहीं हो सकता, अधिक कोण होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इधर से बनाए हैं। अब देखिए जब ये 135 डिग्री हो गया तो आप एक्यूट एंगल मान लेते हैं अल्फा है, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल दैट लाइन ए बी मेक्स विथ एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनाया वो मान लेते हैं अल्फा। अब ये दोनों मिलाकर के क्या होगा, अल्फा और ये थीटा मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएगा, तो देन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा हम लोग को पता है 135 डिग्री, तो पुट कर देते हैं थीटा का वैल्यू, थीटा उधर ले आते हैं, तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, थीटा का वैल्यू पुट किए। अब ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है 45 डिग्री, मतलब ये एक्यूट एंगल कितना बनाया, 45 डिग्री, तो स्लॉप आया है -1। इससे पता चल गया कि ये स्लॉप -1 आया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 135 डिग्री बनाया, तो इधर तो 45 ही बचेगा ना, 135 प्लस 45 180 डिग्री हो जाएगा, तो जो एक्यूट एंगल होगा वो 45 डिग्री हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू -16y। ये एक पैराबोला दिया हुआ है और इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान सवाल है, जरा समझिए। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है गिवन पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² इक्वल टू -16y, इसको हम लोग नंबर 1 कर दिए। अब ये पैराबोला का फिगर होगा कैसा, देखिए ये फिगर इस तरीके का होगा। यहाँ पर 4 तरह का फिगर बनता है। अगर इस तरीके से पैराबोला बना तो y² इक्वल टू 4ax हो जाता है, इसका इक्वेशन। और अगर इस तरीके से नहीं बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं, देखिए इधर से अगर बनाते हैं तो इधर से बनाते हैं तो x² इक्वल टू 4ay होता है। और अगर ऐसा भी नहीं है, नीचे है अगर है, उसका एक्सेस जो है अगर नीचे है, मान लीजिए ऐसा है, तो उसका इक्वेशन होता है x² इक्वल टू -4ay। ये इसी फॉर्म में है, x² इक्वल टू -4ay के फॉर्म में, यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव है, तो इस फॉर्म में, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरीके से, इसका फिगर इस तरीके से नीचे बनेगा। तो अब जब नीचे बन रहा है तो देखिए जरा समझिएगा इसके बारे में। लेटेस्ट रेक्टम किसको कहते हैं, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, फोकस इस एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो इसका एक्सिस है, ये एक्सिस इधर है तो फोकस यहाँ हो गया।
अब फोकस से पास करने वाला डबल ऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ पर तो फोकस से पास करने वाला मतलब आप एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो लाइन होगा एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, फोकस से पास कर रहा है, ये मान लेते हैं एल डैश है, तो इसी को लेटस रेक्टम कहते हैं, यही लेटस रेक्टम है। और इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम 4a के इक्वल होता है। अगर इसका इक्वेशन ये लिखा हुआ है तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर इक्वेशन है पैराबोला का, तो इसका लेटस रेक्टम की लंबाई यही जो है, यही लेटस रेक्टम होता है, इसकी लंबाई होता है 4a। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सवाल कैसे बनाएंगे, ये पैराबोला का हम लोग को लेटस रेक्टम निकालना है। सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो कंपेयर कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये -16 किसके बदले है, -4a के बदले है, मतलब -4a की जगह 16 है, तो यहाँ पर हम लोग -4a की जगह 16 पुट कर देंगे, -4a इक्वल टू -16 हो जाएगा। वी गेट, कंपेयर जब कर रहे हैं तो -4a की जगह कितना है, -16 है, तो -16 पुट कर दिए। यहाँ से a निकाल लीजिए, a का वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो a का वैल्यू 4 आएगा ना, 4 4 जा 16, a का वैल्यू 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 4a, यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। तो 4a और a का वैल्यू कितना निकला हुआ है, a का वैल्यू 4 निकला हुआ है, तो 4 4 जा 16 हो गया, यानी कि इस लेटस रेक्टम की लंबाई जो है वो आ रहा है 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बड़ा आसानी से हम लोग निकाल लिए। सिर्फ करना क्या है, जो इक्वेशन दिया हुआ था हम लोग देख लिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इस फॉर्म में है, तो इससे कंपेयर कर दिए, इससे a का वैल्यू निकाल लिए, a का वैल्यू 4 आया और a का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए, लेटस रेक्टम का लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम लोग का लेटस रेक्टम निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से और वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे बनाते हैं, इस सवाल को जरा समझिए। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, लेट गिवन पॉइंट 2, 3, 4 बी P। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं हम लोग P। अब ये 3 डायमेंशनल में पॉइंट दिखाना है, 3D में ये पॉइंट लेना है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई और जेड। तो जरा समझिए, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये फिगर मैं बनाया हूँ, ये 3 डायमेंशनल है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। नीचे जो आपको दिख रहा है एक प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन कहलाता है। इधर जो प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाई जेड प्लेन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो प्लेन दिख रहा है वो हो गया एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है। ये किसी प्लेन पर नहीं बल्कि स्पेस में है। मान लीजिए ये रूम जैसा एक आपको दिख रहा होगा, तो एक रूम है, एक कोना जो है वो एक कॉर्नर एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें समझिए, और बीच में कहीं पर एक पॉइंट है। रूम में, जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पर एक पॉइंट P ले लीजिए। P एक रूम में पॉइंट है, बीच में, कहीं प्लेन पर नहीं है, दीवार में नहीं है, बल्कि कहीं स्पेस में ये लटका हुआ पॉइंट। अब देखिए, यहाँ से हम लोग जमीन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, मतलब आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पर पॉइंट ले लिया और उससे हम लोग जमीन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, किस प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है। फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इधर, इस प्लेन पर, मतलब वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये पीछे जो वॉल है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको दिख रहा होगा फिगर में वैसा। तो एक्स वाई जेड कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स वाई प्लेन पर। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो जेड कोऑर्डिनेट बताता है, इस पॉइंट का ये जेड कोऑर्डिनेट बताता है। और वाई जेड प्लेन से अगर डिस्टेंस देखें, वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर हो गया वाई जेड प्लेन पर। तो वाई जेड प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होता है वो बताता है एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स जेड प्लेन पीछे वाला ये जो है एक्स जेड प्लेन, वहां पर जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये वाला, तो ये बताता है एक्स जेड प्लेन पर वाई कोऑर्डिनेट। आप ऐसे याद रखिएगा, एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है, एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है वो होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है। ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है, वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है
एक्स कोऑर्डिनेट, जो यहाँ नहीं है वही होता है। यहाँ एक्स वाई में जेड नहीं है तो जेड कोऑर्डिनेट होगा, वाई जेड में एक्स नहीं है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और फिर एक्स जेड प्लेन, यहाँ पर अगर हम लोग एक्स जेड प्लेन से निकालें तो एक्स जेड प्लेन से हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक्स जेड में वाई नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो निकालना कौन सा है, हम लोग को एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन से जेड कोऑर्डिनेट के बराबर ये डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट आने की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जरा समझिए, यहाँ पर जा देखिए, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पर, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो जेड कोऑर्डिनेट होता है, P का जेड कोऑर्डिनेट। तो P का जेड कोऑर्डिनेट, ये जो डिस्टेंस है वो जेड कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो जेड कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 4 है। तो हम लोग को निकालना था एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, इस एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट के बराबर, और ये 4 हो गया। और क्या निकालना है, वाई जेड प्लेन से भी निकालना है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन मतलब ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है इधर, इस प्लेन से निकालना है। तो ये प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई जेड प्लेन से, वो होता है वाई और जेड है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अगर एक्स जेड प्लेन से निकालना रहता है तो एक्स जेड प्लेन से वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, और वो कितना होता है, 3। तो हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से तीनों एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वो किसका होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई जेड प्लेन से, वाई कोऑर्डिनेट होता है जेड एक्स प्लेन से, और जेड कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई प्लेन से। ये एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस बता रहा है, ये जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस बताता है, और ये बताता है वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग डेफिनेशन से ही आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉइन इज टॉस्ड एंड ये डाई इज थ्रोन, राइट द सिंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी का है, एक कॉइन को टॉस किया गया है। आप कॉइन तो जानते हैं, उसमें हेड और टेल होता है, जिसको H और T से डिनोट करते हैं। तो एक कॉइन को भी टॉस किया गया है और एक डाई को भी थ्रो किया गया, दोनों एक साथ काम किया गया, एक कॉइन और एक डाई को भी थ्रो किया गया है। तो राइट द सिंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, क्या सिंपल स्पेस होगा, तो जरा समझिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या होता है, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, जो संभव परिणाम मिल सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यही सिंपल स्पेस हो जाता है, जो भी संभव परिणाम मिल सकता है। तो अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हेड या टेल, यही सिंपल स्पेस होगा। एक कॉइन को टॉस करते हैं तब, और अगर एक डाई को थ्रो किया जाए एंड ये डाई इज थ्रोन, देन द सिंपल स्पेस इज इक्वल टू, अगर एक लूडो का पासा को फेंका जाए तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, तो पॉसिबल आउटकम, संभव परिणाम ये मिल सकता है, तो ये सिंपल स्पेस हो जाएगा। ये सिंगल की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक सिक्के को टॉस करते हैं तब ये आएगा, और एक पासे को फेंकते हैं तो ये आएगा। लेकिन दोनों काम किया गया है, कॉइन को भी टॉस किया गया और एक डाई को भी थ्रो किया गया, एक पासा को भी फेंका गया है। तो इफ ये कॉइन इज टॉस्ड एंड ये डाई इज थ्रोन, देन द सिंपल स्पेस इक्वल टू, तब क्या होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। कॉइन का ये है और डाई का ये है, ये सिक्का का हो गया, ये पासा का सिंपल स्पेस हो गया, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो कंबाइंड सिंपल स्पेस हो जाएगा। अगर दोनों काम करते हैं, एक कॉइन को भी फेंकते हैं और एक पासे को भी फेंकते हैं, तो क्या सिंपल स्पेस आएगा, यही होगा। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, कैसे करते हैं जरा समझिए। H1 हो गया, फिर H2 होगा, H3 होगा, H4 होगा, H5 होगा, H6 होगा, फिर T1 आएगा, T2, T3, T4, T5, T6, ये भी आएगा, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो ये कंप्लीट सिंपल स्पेस हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का सेक्शन ए का टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी का देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4s नॉट कम टुगेदर। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं गिवन वर्ड इज मिसिसिपी। अब इस मिसिसिपी के लेटर को अरेंज करना है, परम्यूटेशन करना है। कितना परम्यूटेशन होगा जिसमें से एस एक, चारों एस एक साथ नहीं आएगा। 4s कौन सा, देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है इन द गिवन वर्ड, आप गिन सकते हैं। ये टोटल 11 लेटर्स है यहाँ पर।
तो 11 लेटर्स में कौन कौन से लेटर है, इन विच देयर आर, सबसे पहला एक एम है, सिंगल एम है, आप देख रहे हैं सिंगल एम है। आई जो है वो 4 बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, 4 आईज, और 4 बार एस भी आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 4 एस भी है, 4 एस, और पी जो है वो 2 बार है, एंड 2 पीज। तो देखिए एस 4 बार हुआ, सॉरी आई 4 बार हुआ, एस 4 बार हुआ, पी 2 बार हुआ और 1 बार एम हुआ, तो 4 4 8 2 10 11, टोटल कितना हो गया, 11 लेटर्स हो गया। अब इस 11 लेटर्स को अरेंज करना है, परम्यूटेशन करना है, ऐसा परम्यूटेशन करना है कि चारों एस एक साथ नहीं हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे, इस सवाल को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मान लीजिए इस तरीके से ये 3 लेटर है, एक है पी और 2 है एस, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसका टोटल अरेंजमेंट का तरीका होगा फैक्टोरियल 3, 3 है तो फैक्टोरियल 3, लेकिन 2 आइडेंटिकल है, 2 बिल्कुल सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 होता है और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होगा और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, यानी कि टोटल यहाँ पर परम्यूटेशन बनेगा 3 परम्यूटेशन बनेगा। इसको अगर हम लोग अरेंज करें अलग अलग तरीके से तो 3 परम्यूटेशन, कौन कौन सा परम्यूटेशन बनेगा, देखिए एक पी एस, एस तो है ही, एक तो ऐसा बनेगा, एस को पहले कर दीजिए और पी को बीच में और यहाँ पर एस कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं एस एस पहले कर देते हैं और पी, अब और इसके अलावा कोई परम्यूटेशन नहीं बनेगा, यही 3 परम्यूटेशन बनेगा। तो टोटल निकालने का तरीका, अगर परम्यूटेशन निकालना है तो टोटल निकालने का तरीका क्या है कि टोटल 3 लेटर था तो फैक्टोरियल 3 रखेंगे और 2 आइडेंटिकल था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल परम्यूटेशन का तरीका हो गया। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, अलग अलग तरीके से कितना अरेंज कर सकते हैं, तो ये 3 अरेंजमेंट हुआ। अब जरा समझिए इस 3 अरेंजमेंट में जो 2 एस है वो 2 एस एक साथ किस किस में है, आप देख रहे हैं इसमें जो है वो दोनों एस एक साथ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना एस दोनों एक साथ है, यहाँ पर दोनों एस एक साथ है, इसमें नहीं है। तो टुगेदर अगर दोनों एस 2 एस जो है वो दोनों एक साथ हो, ये कितनी पॉसिबिलिटी है इसका या कितना अरेंजमेंट हुआ, टुगेदर एक साथ जो है तो एक साथ है 2 में, और टोटल अरेंजमेंट कितना बना, टोटल बन गया अरेंजमेंट 3, टोटल 3 अरेंजमेंट हुआ, और 3 अरेंजमेंट में से दोनों एस एक साथ कितने में है, 2 में, तो नॉट टुगेदर। अब नॉट टुगेदर एस, दोनों एस एक साथ नहीं है, कितने ऐसे अरेंजमेंट है जिसमें नहीं, देखिए इसमें नहीं है, दोनों एस एक साथ नहीं, बीच में एक पी आ गया है, तो क्या करेंगे टोटल अरेंजमेंट्स में से टुगेदर वाला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 2 तो 1 बच गया। मतलब कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग को पता करना है कि चारों एस एक साथ नहीं होना चाहिए, उसका निकालना है। यहाँ पर चारों एस एक साथ नहीं होना चाहिए। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी डू द 4 एस नॉट कम टुगेदर, ये कह रहा है कि चारों एस एक साथ नहीं हो, इस तरीके का कितना परम्यूटेशन बनेगा। तो क्या करेंगे, टोटल परम्यूटेशन पहले पता कर लेंगे कि टोटल परम्यूटेशन कितना बन रहा है, फिर उसके बाद चारों एस एक साथ, हालांकि यहाँ इस एग्जांपल में 2 एस था तो दोनों एस जो है एक साथ हो उसका हम लोग पता कर लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो 1 आया, देखिए एक अरेंजमेंट में दोनों एस एक साथ नहीं, तो वही काम करेंगे मिसिसिपी में, हम लोग पता करेंगे कि टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा। टोटल अरेंजमेंट जो भी बनेगा उसमें से पता करेंगे कि चारों एस जो है वो टुगेदर एक साथ कितने में होगा, और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, नॉट टुगेदर वाला बच जाएगा, जिसमें से चारों एस एक साथ नहीं होगा वो वाला बच जाएगा। तो पहले हम लोग टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं जरा समझिएगा, टोटल निकालने का तरीका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एबव 11 लेटर्स कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 11, टोटल 11 लेटर्स है तो फैक्टोरियल 11, लेकिन जो आइडेंटिकल है सेम है उससे डिवाइड करेंगे। तो 4 आई था तो वो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एस था, यहाँ पर 4 एस था तो फिर फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पी था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन क्या होगा, फैक्टोरियल 11 को लिखते हैं 11, उससे छोटा 10, उससे छोटा 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, यहीं पर फैक्टोरियल लगा दिए। क्यों फैक्टोरियल 4 में लगाएं, एक कट जाएगा फैक्टोरियल 4 से, और ये जो फैक्टोरियल 4 है इसको 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 2 को 2 × 1, और ये जो फैक्टोरियल 4 है वो रहने दीजिए ताकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन तो किया ही जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, देखिए 4 से ये कटेगा, 4 × 2 जा, और 3 से ये कट जाएगा, 3
2 जा 6, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा। तो टोटल परम्यूटेशन इतना हो गया। हम लोग अगर परम्यूटेशन करें बिना कोई कंडीशन का, मतलब अब ये जो परम्यूटेशन बना है उसमें से चारों एस एक साथ हो भी सकता है कुछ परम्यूटेशन में, और कुछ परम्यूटेशन में चारों एस एक साथ नहीं भी हो सकता है। तो ये तो टोटल परम्यूटेशन हो गया। अब हम लोग पता करते हैं कितने ऐसे परम्यूटेशन होंगे जिसमें से चारों एस एक साथ होगा, चारों एस एक साथ होगा। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, जो 4 एस है चारों एस को मिला करके बांध दीजिए, एक रस्सी से हम लोग बांध देते हैं। अब रस्सी से कैसे बांधेंगे भाई 4 एस को, ऐसा करते हैं हम लोग, आप कागज का टुकड़ा बनाइए। कागज का जो टुकड़ा है उसमें से आप लिख सकते हैं ना, एस 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 लिख सकते हैं, 4 एस लिख दीजिए, 4 आई लिख दीजिए, 2 पी लिख दीजिए और 1 एम लिखिए। अब उसको अलग अलग इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर दीजिए। अब जो 4 एस जो इसमें लिखा हुआ है, चारों एस को चिपका देते हैं, इसको हम लोग चिपका देते हैं। तो चिपका देंगे तो ये चारों एस जो है वो तो एक साथ चिपका हुआ रहेगा, जहाँ जाएगा तो वो एक ही साथ जाएगा। तो अरेंज जब हम लोग करेंगे तो अरेंज यहाँ पर एक ही साथ होगा। तो क्या करना है, चारों एस को एक साथ बांध दीजिए। उसके बाद आपका बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 4 पी भी है, सॉरी 4 पी नहीं है, 2 पी है, 2 पी है और फिर 4 आई है, 4 आई है और 1 एम है। तो कितना अब टोटल ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो चारों एक मान लीजिए। क्यों, क्योंकि चारों को एक साथ रखना है, तो एक साथ रखना है तो उसको हम लोग एक ही मान रहे हैं। चारों को चिपका करके एक साथ कर दिए, जहां भी जाएगा अरेंज करेंगे तो वो पूरा उठ करके एक साथ चला जाएगा। तो ये 1 हो गया और 2 यहाँ पर और ये 4 और यहाँ पर 1, 4 1 5 2 7 1 8, टोटल कितना हो गया, अब 8 ऑब्जेक्ट हो गया। 8 लेटर कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, क्योंकि ये पूरा चारों को मिलाकर के एक लेटर जैसा हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, When the 4 eyes come together, यहाँ पर कहता है एस के बारे में और यहाँ लिखा हुआ आई, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। When the 4 एस come together, अगर चारों एस जो है वो एक साथ हो, then we treat these 4 एस as one object। ये चारों एस को मिलाकर के हम लोग एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, क्योंकि चारों को एक साथ रखना है। तो चारों चिपका करके रखे हुए हैं वहाँ पर कागज के स्लिप में लिख करके, तो चारों जो है वो एक लेटर जैसा, एक ऑब्जेक्ट जैसा होगा। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ 7, ये 1 हुआ और इधर आपका 7 बच रहा है, 4 2 6 + 1 7। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स या लेटर्स विल बी काउंटेड एज 8 ऑब्जेक्ट। तो टोटल 8 ऑब्जेक्ट हो जाएगा काउंट करेंगे तो, इन विच देयर आर 4 एस, जिसमें से 4 एस नहीं होगा, यहाँ आई होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो 4 आईज होगा और 2 पी होगा और फिर क्या होगा, एक सिंगल एम होगा। तो कैन बी अरेंज। अब इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखिए इसको अरेंज करेंगे तो टोटल 8 हो गया, फैक्टोरियल 8, और इसमें से ये 4 आई है एक साथ, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर देंगे। 2 पी है, आइडेंटिकल है ये दोनों, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर चारों एस को एक साथ रखें तो टोटल तरीका हो जाएगा अरेंज करने का इतना, चारों एस इसमें से एक साथ होगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये टोटल जो था जिसमें से चारों एस एक साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें से इसके कैलकुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा ऐसा परम्यूटेशन जिसमें से चारों एस एक साथ नहीं होगा। क्या करना है आगे देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 4 एस कम टुगेदर, चारों एस एक साथ हो, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, मैं अभी जस्ट बता रहा था। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, एक कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, 840 आएगा। 840 आ गया तो हेंस नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 4 एस डू नॉट कम टुगेदर, चारों एस एक साथ नहीं हो, इसकी संख्या कितना हो गया, टोटल इतना परम्यूटेशन था, उसमें से चारों एस एक साथ रखें, उसका परम्यूटेशन की संख्या इतना है। तो टोटल में से हम लोग टुगेदर वाला को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट टुगेदर निकल गया। तो डू नॉट कम टुगेदर, ये नहीं हो चारों एस एक साथ, वो इतना परम्यूटेशन हो जाएगा। तो यही निकालना था। यहाँ पर मैं इसका PDF में सुधार दूंगा, ये आई हो गया, एस की जगह आई हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ arithmetic mean and geometric mean of 2 positive numbers a and b are 10 and 8 respectively, find the numbers। 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन है ए और बी का अरिथमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8। हम लोग को निकालना, नंबर पता करना है। कैसे बनाएंगे जरा समझिए। अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी,
ए और बी का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 10। अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। और ये कितना दिया हुआ है 10, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर a प्लस बी इक्वल टू 20 हो गया। अब ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज 8 दिया हुआ क्वेश्चन में। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ab, ये 8 है, स्क्वायर कर देते हैं तो ab इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ये नंबर हम लोग 2 डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग अच्छा 2 नहीं कर रहे हैं, देखिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। 1 जो है 1 से हम लोग निकाल लेते हैं b का वैल्यू, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से a इधर ले आएंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 माइनस a, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए b का वैल्यू 20 माइनस a और इक्वल टू 64। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वायर, तो पहले माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20a, 64 को उधर ले गए माइनस 64 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए और इसको 2 भाग में बांट करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, a स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस 20a को लिख रहे हैं माइनस 16a माइनस 4a और ये 64 रहने दीजिए, ये दोनों से a कॉमन आ जाएगा और ये दोनों से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, देखिए a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a माइनस 16 बच जाएगा, a माइनस 16, यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी a माइनस 16, a माइनस 16 दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज हो गया तो a का वैल्यू तो आसानी से निकल गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया 16, a माइनस 16 भी 0 हो सकता है या a माइनस 4 भी 0 हो सकता है, तो a का वैल्यू 16 निकल गया या फिर a का वैल्यू 4 आ रहा है। a का वैल्यू निकल गया तो b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इफ a इक्वल टू 16 देन b इक्वल टू, b का वैल्यू कितना होगा 20 माइनस a, b इक्वल टू 20 माइनस a आएगा, तो 20 माइनस a का वैल्यू 16 है, पुट कर दीजिए 20 माइनस 16 यानी कि 4 हो गया। तो अगर a 16 है तो b का वैल्यू हो गया 4, a भी निकालना था ना हम लोग को, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b निकालना था, नंबर निकालना था, तो a अगर 16 है तो b का वैल्यू 4। अच्छा a का वैल्यू 4 भी तो हो सकता है, तो वो भी ले लीजिए, इफ a इक्वल टू 4 तो b का वैल्यू कितना है 20 माइनस है, यहाँ पर a की जगह 4 बैठा देते हैं, तो 4 बैठा दिए तो 16 आ गया। तो क्या हो गया, अगर a 16 रखते हैं तो b का वैल्यू आ रहा है आपका 4 और अगर a 4 रखते हैं तो b का वैल्यू आ रहा है 16, बात एक ही है। तो ये 16 4 हो सकता है नंबर या फिर 4 16 हो सकता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों हो सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1, 2। ये 2 पॉइंट है, दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर निकालना है। समझिए क्या है, पहले फिगर से एक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेट गिवन पॉइंट्स 3 4 और -1 2 2 पॉइंट था ना, इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे दिए b, a एंड b रिस्पेक्टिवली, ये a है और ये b है। अब जरा समझिए यहाँ पर एक फिगर, 2 पॉइंट दिया हुआ है a और b, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1 2। ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका राइट बाइसेक्टर, तो दोनों को पहले मिला देते हैं, ये दोनों मिला दिए हम लोग। अब इसका राइट बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक, यानी कि लंब भी होगा और इसको समद्विभाजित करेगा, तो इसका एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, समद्विभाजित करेगा तो एक मिडिल पॉइंट मान लेते हैं, P मिडिल पॉइंट है और यहाँ पर P से पास करने वाला एक लाइन, ये वाला लाइन है, ये मान लेते हैं C और D है, तो यही राइट बाइसेक्टर हो गया, मतलब लंब समद्विभाजक, इस पर लंब भी है ये और इसको समद्विभाजित भी कर रहा है, तो इसी का इक्वेशन निकालना है, CD का इक्वेशन निकालना है हम लोग को। A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका दोनों को मिलाने वाला जो लाइन बाइसेक्टर होगा राइट बाइसेक्टर, उसी का हम लोग को निकालना है इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। चलिए अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB जो लाइन सेगमेंट है उसका मिडिल पॉइंट हम लोग क्या मान लिया है P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, पहले x कोऑर्डिनेट का सम करके हाफ करेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट का भी सम करके हाफ करेंगे। तो देखिए 3 और -1 दोनों को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए, यहाँ पर 4 और 2 को ऐड किए हैं और 2 से डिवाइड किए। कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 और 4 + 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 आ गया। तो P का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 1, 3, P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब देखिए स्लोप ऑफ लाइन AB,
लाइन ए बी का स्लॉप निकालते हैं। स्लॉप निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ए बी का निकालना है तो y2 ये हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 4, और x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 3, -1 माइनस 3, 2 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो -2 और -1 माइनस 3 -4 कट जाएगा तो ये 1/2 निकल गया। किसका स्लॉप निकला? ए बी का। अब सी डी का स्लॉप क्या हो जाएगा? दोनों का परपेंडिकुलर न है। लेट सी डी बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये सी डी जो है वो राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो स्लॉप ऑफ लाइन सी डी परपेंडिकुलर है, इसीलिए स्लॉप कैसे निकालेंगे? -1 डिवाइडेड बाय स्लॉप ऑफ ए बी। दोनों के स्लॉप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, तो सी डी का स्लॉप कैसे निकल जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय स्लॉप ऑफ ए बी। तो -1 यहाँ पर रहने देते हैं और ए बी का स्लॉप अभी निकाले है ना, स्लॉप ऑफ ए बी कितना है? 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर -2 होगा। यहाँ पर क्या हो गया? -2 हो गया। तो यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, ये -2 हो गया। अब जरा देखिए आगे, या समझिएगा ये देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सी डी। सी डी का इक्वेशन निकालना है, तो सी डी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 y1 से अगर कोई लाइन पास कर रहा है, उसका स्लॉप अगर एम है तो उस लाइन का इक्वेशन यही होता है। तो अब देखिए क्या होगा, y माइनस 3, एक्चुअली इसका कोऑर्डिनेट जो निकला था, p का कोऑर्डिनेट कितना निकला था? ये दोनों को जोड़ करके हाफ किए थे ना, तो इसका कोऑर्डिनेट निकला था 1 निकला था और 3 निकला था। मतलब यहाँ x1 की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, और y1 की जगह क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, और m का वैल्यू -2 निकला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये -2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 पुट कर दिए और x1 की जगह 1 पुट कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -2x और माइनस माइनस +2। 2x इधर ले आते हैं, 2x प्लस y, और ये 2 को इधर ले आएंगे तो -5 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि m का वैल्यू -2 होगा, यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, मैं सुधार दूंगा PDF में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 2। क्या कहता है जरा समझिए। एक कोई लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, -2। सवाल ये है कि इस पर एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन निकालना है जो यहाँ से पास करेगा। परपेंडिकुलर तो बहुत सारा होगा, लेकिन ऐसा परपेंडिकुलर निकालना है जो पास करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। परपेंडिकुलर लाइन निकालना, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। परपेंडिकुलर लाइन निकालना, इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2, यहाँ से पास करेगा 1, -2 से। कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज गिवन बाय। इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो उसका रूल होता है, देखिए समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये b जो है वो इसके साथ कर देंगे, bx कर देंगे, और a इसके साथ कर देंगे ay। किसी भी एक का कोएफिशिएंट चेंज कर दीजिए, मान लीजिए कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है, मान लीजिए यहीं पर -a कर दिए, ऐसा कर दिए, और यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेमडा ऐड कर देते हैं। यहाँ c नहीं रखते हैं बल्कि लेमडा। तो क्या करते हैं, ये b इधर ले आएंगे, a को उधर ले जाएंगे, लेकिन उसमें से किसी एक का साइन चेंज करना है। तो हम लोग a का साइन चेंज कर दिए, a पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिए, और यहाँ पर आर्बिट्ररी कोई कांस्टेंट लेमडा ऐड कर देते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन निकल जाएगा। अब डिफरेंट परपेंडिकुलर लाइन लिखेंगे तो लेमडा का अलग अलग वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। अगर मान लीजिए ये लाइन है आपका x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। क्या करेंगे, 2 को इधर 1 को उधर ले जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, -2 को ही प्लस कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 को इधर लाएं 2x, और ये 1 को इधर ले गए पॉजिटिव कर दिए, यहाँ पर ये -2 का साइन चेंज कर दिए, +2 कर दिए, और प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये इसका इक्वेशन निकल गया, जो परपेंडिकुलर है उसका 2x प्लस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। और ये कहाँ से पास कर रहा था, ये एक पॉइंट दिया हुआ है ना 1, -2, यहाँ से पास भी करेगा 1, -2 से, तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ दिस लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट 1, -2 देन x कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए 1,
y की जगह -2 प्लस लेमडा, यहाँ से लेमडा निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 और यहाँ पर -2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी लेमडा का वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू 0 आ गया। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी गेट क्या मिल जाएगा 2x प्लस वाई प्लस लेमडा की जगह 0 बैठा देना है, तो इक्वल टू 0। यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इस लाइन का इक्वेशन यही हो गया। तो बड़ा आसानी से निकाल लिए हम लोग। क्या किए, ये जो लाइन दिया हुआ था इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख लिए और ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, इससे लेमडा निकाल लिए, लेमडा का वैल्यू फिर पुट कर दिया वापस इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हम लोग का वैल्यू निकल गया जो वो रिक्वायर्ड लाइन का निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोकाई इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। एक इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से निकालना क्या, फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन इलिप्स इज क्या दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 36 से, यहाँ 1 होना चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36 वी गेट क्या होगा 4x² में भी 36 है, 9y² में भी 36 है, यहाँ पर भी 36 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 9 जा 36 और 9 4 जा, तो ये कितना हो गया x² डिवाइडेड बाय 9 y² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू, इधर तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, इस फॉर्म में x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आ रहा है। तो इससे कंपेयर कर लीजिए, ये 9 को लिख सकते हैं ना 3² और ये 4 को लिख सकते हैं 2²। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन, इसी के से कंपेयर करते हैं x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 से, इससे कंपेयर करते हैं। तो देख लीजिए a की जगह कितना है 3, b की जगह कितना है 2, तो वी गेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। अब कैसा फिगर बनता है इसका, फिगर तो ऐसा बनता है ना, एलिप्स का फिगर तो आप लोग जानते होंगे, ये बनता है और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है वो a होता है, ये जो डिस्टेंस है a है और ये जो डिस्टेंस है b है, और यहाँ पर अगर हम लोग फोकस मानते हैं तो फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो c होता है ये। तो अब जरा देखिए c निकालने का फॉर्मूला होता है c इक्वल टू √a² माइनस b², ये फॉर्मूला है। तो a और b का वैल्यू बैठा दीजिए, तो a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2, 3² माइनस 2², जिसका कैलकुलेशन करने के बाद 9 माइनस 4 यानी कि 5 √5 हो जाएगा, c का वैल्यू निकल गया। अब देखिए देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई आर, फोकाई का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस c0। यहाँ पर जो s फोकस है, दो फोकस होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो दो फोकस है, तो दोनों का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है प्लस माइनस c, 0, प्लस c इधर के लिए माइनस c इधर के लिए। तो दो फोकस हो गया यहाँ पर, तो प्लस माइनस c0, c का वैल्यू निकला हुआ है √5, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो दैट इज प्लस माइनस √5 इक्वल टू 0। ये फोकाई का कोऑर्डिनेट निकल गया। आगे इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला होता है निकालने का, इसेंट्रिसिटी को e से डिनोट करते हैं, इसका निकालने का c/a होता है फॉर्मूला। तो c के जगह तो निकला हुआ है वैल्यू √5, a का वैल्यू 3 है, ये c निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया। और फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का भी फॉर्मूला होता है इलिप्स में। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये वाला होता है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फोकस से जो पास कर रहा है यही लेटेस्ट रेक्टम होता है l'। तो इसका लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² बाई a। b का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू है 2 और b² मतलब 4 हो जाएगा और a का वैल्यू 3, मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका 8/3, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। आपका जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम लोग इसको इससे कंपेयर करके a और b का वैल्यू पता कर लिए, a b का वैल्यू पता कर लिए, उसके बाद c निकाले हैं और c निकालने के बाद फोकाई का जो फार्मूला होता है उससे निकाल लिए, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला है उससे इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ का जो फार्मूला है उससे हम लोग लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकाल लिए। तो ये सिंपल है, फार्मूला बेस्ड सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आर द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट 0, 7, 10 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट है बी, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी पॉइंट 3 पॉइंट है। तो कहता है कि आर द पॉइंट्स ए बी सी द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये तीनों वर्टिसेज है राइट एंगल ट्राइंगल का? समझिए कैसे बनाएंगे। गिवन पॉइंट्स आर, जो पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी वो लिख लिए। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस, ये तीनों निकाल लेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन बड़ा आसानी से किया जा सकता है। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 0, फिर y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर,
Z2 माइनस Z1 मतलब 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, और इसका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। डिस्टेंस फार्मूला जैसे 2D में होता है वैसे 3D में होता है, बस इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना है। कैलकुलेशन निकाल लीजिए, -1 का ये -1 का होल स्क्वायर आएगा तो 1 हो जाएगा, 6 में 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 का होल स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, और 6 में 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं -4 का होल स्क्वायर 16 1 17 और ये 1 18 को आप लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 10। कैसे लिख सकते हैं 18 को तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 2 का रूट अंडर और 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट अंडर 2 रहने दीजिए, तो ये क्या निकल गया AB। बिल्कुल ऐसे ही BC निकाल सकते हैं, BC डिस्टेंस फार्मूला B और C के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कोई विशेष तो चीज़ है नहीं, ये भी वही आएगा। फिर एक AC भी निकाल लेते हैं, A और C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये भी कैलकुलेशन बड़ा आसानी से किया जा सकता है। तो ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आएगा आपका 36 का रूट अंडर यानी कि 6 आएगा। तो तीनों डिस्टेंस निकाल लिए AB BC और AC। अब देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करते हैं। AB का वैल्यू कितना निकला हुआ है, AB का वैल्यू निकला हुआ है 3 रूट अंडर 2, BC का वैल्यू कितना निकला हुआ है, ये भी 3 रूट अंडर 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। 3 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 2 जो 18 आ जाएगा, 18 प्लस 18 यानी कि 18 प्लस 18 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 36 देखिए AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर आ गया। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC स्क्वायर। इसका मतलब ये जरूर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों जरा समझिए। यहाँ पर मान लीजिए ये है A, ये B है, ये C है। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ऐसा ही तो आया है यहाँ पर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आया है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निश्चित रूप से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो वर्टिसेज दिया हुआ था, ये तीनों वर्टेक्स जो दिया हुआ है ABC, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेज है। तो ये कुछ विशेष नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। एक कॉइन को अगर टॉस किया गया, 2 बार टॉस किया गया, तो एक सिंगल एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आए उसमें से, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, समझिए कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हेन ये कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द सिंपल स्पेस S इज गिवन बाय, ये जो सिंपल स्पेस S है वो क्या होगा। अगर एक सिक्के को 2 बार टॉस किया गया तो सिंपल स्पेस हो जाएगा, एक बार टॉस करते हैं तो हेड टेल, फिर दोबारा टॉस किए तो हेड टेल, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 बार टॉस करेंगे तो HH आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड दूसरे में टेल, या एक में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल आ सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है, सिंपल स्पेस में 4 एलिमेंट हो जाएगा अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तब। अब जरा देखिए आगे, लेट A इक्वल टू इवेंट ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वन टेल। कहता है ना क्वेश्चन में कि कम से कम एक टेल हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ऑफ अकरिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आवे, इसका प्रोबेबिलिटी, इस घटना को हम लोग A मान लिए। तो कम से कम एक टेल किस में आ रहा है, देखिए तो इसमें आ रहा है, इसमें एक टेल है, कम से कम एक टेल, इसमें भी एक टेल है, कम से कम एक टेल मतलब एक से अधिक भी तो हो सकता है। तो देखिए ये भी तो आ जाएगा, तो ये 3 इसमें आ जाएगा, इस इवेंट में 3 आ जाएगा, HT आ जाएगा, TH आ जाएगा, TT आ जाएगा। ये नहीं आएगा, इसमें क्या टेल आ रहा है, यहाँ इवेंट है, ये इवेंट कौन सा है, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आवे उसका है। तो कम से कम एक टेल, तो यही सब 3 में आ रहा है, इसमें तो टेल नहीं आ रहा है, तो ये 3 एलिमेंट आ जाएगा A में। अब इसी का हम लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A। कैसे निकलता है, A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो A में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और S में कितना एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसमें 4 एलिमेंट है टोटल, तो 3/4 यानी कि यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कितना सवाल बना लिए, यहाँ पर हम लोग बना लिए टोटल 14 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन A और सेक्शन B कंप्लीट हो गया। अब रहा सेक्शन C, तो जो सेक्शन C है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई आपको डाउट रह गया तो वो भी कमेंट में बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वो डाउट आपका क्लियर करूँ। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF अगर चाहिए तो PDF मेरा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन मेरा लिंक दिया हुआ है
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF देख सकते हैं। जो थोड़ी बहुत गलती हुई थी, टाइपिंग मिस्टेक था, तो मैं सुधार करके PDF अपलोड करूँगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।